भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ रहा है, 10 11 12 है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आ रहा। 10, अच्छा 10 11 12 है। अच्छा ठीक है ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ रहा हाँ है। हाँ। ठीक है ठीक है। मेरे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं आ रहा मेरे ख्याल से शायद। देखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं आ रहा होगा। हाँ वो नहीं आ रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट मैंने करा दिया वो, ठीक है ना। हाँ वो आपने करा दिया। हाँ मैंने दोनों, हाँ मैंने मैनेजमेंट और मार्केटिंग, हाँ मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं कराया मैंने अभी, ठीक है ना। हाँ भैया। हाँ 4 चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से दो हो गए, हम्म। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं होगी, पर इसके बाद मैं कंट्रोलिंग करा दूंगा, ठीक है ना। और कंट्रोलिंग कराने के बाद बस हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बस कुछ नहीं बचेगा फिर हमारा। हाँ भाई, भैया सेकंड बुक का करा देना इसके बाद। चलो करा दूंगा। वो या अरीबा कह रही थी सर हाँ, कंट्रोलिंग करा देना, तो मैंने कहा चलो या कंट्रोलिंग तो करा दूंगा। मार्केटिंग या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट ना जुआ इतना बड़ा चैप्टर है, वो हो नहीं पाएगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे, अगर तुम बोलोगे करा दूंगा। चलो भाई, मुझे पता, लास्ट केस स्टडी हमने कहाँ तक कर ली थी? ये वाली कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में। जीवांश आए नहीं थे, क्लास देखी थी, देख ली थी, फीवर, हाँ क्लास देख ली देखी थी। थी मैंने। क्या कराया था पूरी मैंने? नहीं देखी लेकिन हाँ देखी थी मैंने, केस स्टडीज कराई थी आपने। याद देख लिया करो, अगर क्लास मिस करा करो प्लीज बेटा, आप लोग देख लिया करो यार, ठीक है। चलो भाई गणेश वाले से करो। हाँ भैया। मैंने ये शायद होमवर्क में दी थी, पता नहीं, submit क्या। हाँ भाई यहाँ से आ जाओ। ये वाला केस स्टडी मैंने मिस्टर विकास मेहरा वाली केस स्टडी पहले कराई थी, लास्ट क्लास में इसके ऊपर तक कराई थी मैंने केस स्टडी, ठीक है ना। तो इस बार प्लीज बेटा जल्दी से, ये वाले करा चुका हूँ वैसे मैं, ठीक है। बट फिर भी जल्दी से इसके अंदर एक फंक्शन और ऐड ऑन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ एक फंक्शन कराया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एंड स्टेट, आइडेंटिफाई भी करना, स्टेट भी करना, एनी टू फंक्शन परफॉर्म बाय द सेबी, ठीक है। अब हमें पता है सेबी के कितने फंक्शन होते हैं। हाँ भाई, देखो एक तो बातें माइंड में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज केस स्टडी को कोई फायदा नहीं, ये बात ध्यान रखना। सेबी के कितने फंक्शन है? 3। कौन कौन से? प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अब हम उन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई, युवराज क्वेश्चन रीड करो बेटा जल्दी। Mr. Vikas Mehra was the chairman of IBM Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividend. The market price of their shares was also steadily rising. The bank was about to announce the taking over of UK Bank. Mr. Vikas Mehra knew that that the share price of IBM Bank rising on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Mukund, and asked him to invest rupees 4 crore in the shares of his bank, promising him the capital gains. बस यहाँ रुक जाओ। यहाँ क्या हुआ, एक बैंक है आईबीएम बैंक, मिस्टर विकास मेहरा उसमें चेयरमैन है। अब वो बैंक अच्छी खासी चल रही है, सबका काम बढ़िया हो रहा है। बैंक पता है क्या, बैंक रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है, सब चीज अच्छी चल रही है। अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस जो है उसके शेयर के वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट बैंक ना फ्यूचर में थोड़े टाइम बाद दूसरी बैंक के साथ अपना एक कोलैबोरेशन, टेकिंग ओवर, दूसरी बैंक को टेक ओवर कर रही है, ये अनाउंसमेंट करने जा रही है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन विकास मेहरा के पास पहले से ही थी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, मुकुंद को, उससे बोला कि हमारी कंपनी के अंदर 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और उससे प्रॉमिस करा कि जिस दिन हमारी कंपनी का क्या हो जाएगा, टेक ओवर हो जाएगा, मतलब दूसरी कंपनी को हम टेक ओवर कर लेंगे, तो कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। और कंपनी के शेयर के प्राइस अगर बढ़ गए तो जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा तुम रखना, आधा मैं। इस टाइप से विकास मेहरा ने बोला मुकुंद को। अब जैसे कहा था वैसे ही हुआ, जब अनाउंसमेंट हुई तो कंपनी के शेयर के प्राइस 50% से बढ़ गए एकदम से, मार्केट प्राइस है शेयर, ठीक है ना।
अब मुकुंद ने कितने रुपए लगाए थे? मुकुंद ने बेटा 4 करोड़ रुपए लगाए थे, है ना? अब क्या हुआ? तो मुकुंद ने क्या करा, मुकुंद को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना? 6 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू हो गई। तो उसने 1 करोड़ रुपए किसको दिया? विकास ने, वो 1 करोड़ रुपए खुद रख लिया, है ना? जब इंस्पेक्शन करी गई, सारी बातें करी गई, तो सेबी ने देखा कि इस तरीके की डीलिंग हुई थी, ठीक है ना? और सेबी ने विकास मेहरा पे क्या लगाई? पेनल्टी भी लगाई। अब पूछा जा रहा है, बताओ इस पूरे केस के अकॉर्डिंग सेबी के कौन से फंक्शन यहाँ पे लग रहे हैं? एक तो हमें साफ पता ही है, बताओ। प्रोटेक्टिव। एक, हाँ प्रोटेक्टिव। हाँ, प्रोटेक्टिव के अंदर वैसे बात करूँ तो कौन सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे? इनसाइडर ट्रेडिंग। वेरी गुड, कौन सी? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है ना? प्रोटेक्टिव। दूसरा बता दो, दूसरा। रेगुलेटरी। वेरी गुड, किसने बताया ये रेगुलेटरी? रेगुलेटरी किसने बताया? हैदर तुमने बोला? हाँ। हाँ, रीजन बताओ, रीजन रीजन रेगुलेटरी क्यों है? हम्म, अरे बोला क्यों रेगुलेटरी क्यों है? बिकॉज फिर सेबी इंस्पेक्ट करेगी ना कि मतलब कौन था वो। तो ये बात कहाँ से पता चली कि हमें रेगुलेटरी लग रहा है? बेटा जो मैंने येलो से मार्क करा है, अगर सेबी कभी भी पेनल्टी लगाती है, कभी भी पेनल्टी इम्पोज कर रही है, ध्यान रखना, तो वो प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है? प्रोटेक्टिव कंप्लीट हो गया। वो स्टॉक एक्सचेंज को ग्रो करवाने के लिए नहीं है, ठीक है ना? वो स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए पेनल्टी लगाती है, ठीक है ना, कि ताकि ये लोग कंट्रोल में रहें। तो हैवी पेनल्टी लगाई विकास मेहरा के ऊपर सेबी ने, दैट इज आवर रेगुलेटरी फंक्शन। ये बात ध्यान रखें, इसलिए केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। मैं कह रहा हूँ आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो भैया ये प्रोटेक्टिव नहीं था? क्या बेटा? प्रोटेक्टिव? तो भैया इसमें नहीं, सुनो तो, प्रोटेक्टिव था इनसाइडर ट्रेडिंग, कि हम इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है? बट वो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देखो देखो सुनो, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है स्टेट एनी टू फंक्शंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फंक्शंस, ठीक है? तो एक फंक्शन तो हमें समझ में आ गया कि सेबी जो सब चेकिंग वेकिंग कर रहा है सारी बातें, ठीक है ना? ये किस लिए कर रहा है? ताकि वो इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना? ये लिखा है ना रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह, ये सेबी क्यों करता रहता है इंस्पेक्शन, कंडक्ट, इंक्वायरी वगैरह, ठीक है? ताकि पता है क्या हो, ताकि हम इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करें। बट जब पेनल्टी लगा रहा है, पेनल्टी तो कौन लगाता है भाई? जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, वही तो पेनल्टी लगाता है। तो जब पेनल्टी इम्पोज करी, दैट इज वहां पे उसका कौन सा फंक्शन आ गया? रेगुलेटरी फंक्शन। तो दोनों फंक्शन लग रहे हैं, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, ठीक है? हाँ भैया। भैया उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद बेटा हम वो रीड करेंगे, ठीक है ना? केस आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। अब हमें नहीं पता ऊपर कौन सा प्रोसेस लग रहा है, मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आया होता है ना, तो हमें नहीं पता अभी, पर हमने पढ़ा नहीं है, बट हमारे माइंड में एक बात क्लियर हो गई कि हाँ हमें ऊपर क्या फाइंड करना है? प्रोसेस फाइंड करना है, ये बात याद रखना। Also give two reasons to Supriya while dealing with shares in physical forms has been stopped. और सुप्रिया को दो रीजंस भी देने हैं कि फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग क्यों खत्म हो गई है, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती थी। चलो भाई आओ रीड करते हैं, रीड करो युवराज। Supriya grandmother, who was unwell, called her and gave her a gift packet. Supriya opened the packet and so many crumpled shares certificates inside. Her grandmother told her that they had been left behind by her late grandfather. As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with certificates. पूरी बात समझ में आ गई? एक दिन सुप्रिया की ग्रैंडमदर ने, बहुत उनकी तबीयत खराब थी, सुप्रिया को बुलाया, भाई बोल रहे को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, ये गिफ्ट पैकेट पकड़ो। सुप्रिया ने उसको ओपन करा तो सुप्रिया को बहुत सारे उसके अंदर पुराने शेयर्स मिले, पहले फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, है ना? तो हर ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि उनके जो ग्रैंड फादर थे वो ये छोड़ के गए हैं शेयर्स बहुत टाइम पहले, है ना? अब पता है सुप्रिया को ज़्यादातर आजकल ट्रेडिंग तो फिजिकल फॉर्म में होती नहीं है, तो आप क्या प्रोसेस बताओगे सुप्रिया को? क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू
सुप्रिया, आपने सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो लिखा नहीं है ना, बट हमें तो बताना पड़ेगा कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेगा, हमें तो बताना है वो ट्रेडिंग कैसे कर सकती है। बताओ भाई, कौन सा प्रोसेस पूछ रहे हैं? डीमेट अकाउंट वाला। हाँ, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्या नाम है उसका? ट्रेडिंग प्रोसीजर बताना बेटा इसके अंदर आपको। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग प्रोसीजर में पहला क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ अ, Selection of a broker. सबसे पहले तो ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद Opening demat account वेरी with गुड, depository. वेरी गुड, उसके बाद फिर क्या होगा? Order place. हाँ, फिर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, वेरी गुड, और लास्ट में क्या होगी? सेटलमेंट। सेटलमेंट। वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों ने वो देख लिया स्कैम 1992? नहीं. तो देखो ना, किस बात का वेट कर रहे हो? कॉमर्स के स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये सारी चीजें नहीं देखते। एक तो सूट्स जरूर देखो करो, सूट्स कोई देखता है? सूट्स है, किसी को पता है इसके बारे में, सूट्स के बारे में? हाँ भैया। सूट्स देखना है, सूट्स। ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखना है, सूट्स देखना है, और ये स्कैम देखना है, तो इंडिया की सीरीज है तो देखनी है। ये ना देखो, सूट्स तो रेगुलरली देखना है, डेली देखना है, एक एपिसोड डेली देखना है। बहुत सारी चीज़ें जो कहीं सीखने को नहीं मिली, कोई नहीं सिखा पाएगा दुनिया में, वो सूट्स के थ्रू सीखने को मिली, ये मैं गारंटी दूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अच्छा, उसको दो दो वो भी तो बताओ, रीजन भी तो बताओ कि फिजिकल फॉर्म में डीलिंग करने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों बंद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्यों बेटर है? दो रीजंस बताओ उसको, है दिमाग लगाओ, पता है दोनों आपको? Risk of loss. वेरी गुड। एक तो खो जाने का, शेयर्स वगैरह खो गए ना तो मिलते नहीं है फिर। अगर फिजिकल फॉर्म में, क्या प्रूफ है आपके पास? तुझे प्रूफ नहीं है फिर। उसके बाद और थेफ्ट। चोरी भी हो सकते हैं, वेरी गुड बेटा, नेगोशिएबल है, जो कंपनी के पास लेके जाएगा, ठीक है ना, वही पैसे पाएगा। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पहले कस्टोडियन होते थे, कस्टोडियन। तो अगर मैं शेयर्स खरीदता था किसी ब्रोकर के थ्रू, तो जरूरी नहीं है मैं अपने पास रखूँ वो शेयर्स, मेरा ब्रोकर रखता है मेरे ब्याज पे, और पता है कहाँ रखता है वो? कस्टोडियन के पास रखे रहता है, कस्टोडियन की कस्टडी में रखते हैं शेयर्स। बहुत तरीके होते रखने के। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो भाई, पहले बता रहा हूँ, टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होती है। आपने मेरे से टॉपिक भी नहीं भी पढ़ा ना, मैं यहाँ पे केस स्टडीज अगर पढ़ा रहा हूँ, आपको टॉपिक अपने आप साथ के साथ क्लियर होता चला जाएगा, ये गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम एंड एक्सप्लेन दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब हमें पता, हम पढ़ के आए मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट होता है, उसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, याद कर लेना, ठीक है, माइंड में रख लेना। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बताया था वो भी माइंड में रखना, ठीक है? तो नेम एंड एक्सप्लेन दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। अब जो भी पर्पस होगा वो देखेंगे हम क्या है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ड्यूरेशन बतानी है उसकी, कितनी ड्यूरेशन होती है, मेच्योरिटी पीरियड जो मैंने पीछे लिखवाया है ना, और उसके अदर पर्पसेस भी बताने हैं इस इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, चलो भाई, युवराज जीवांश रीड करो, जीवांश रीड करो इस बार, जीवांश रीड करो केस। Mission Coach Limited is a large credit-worthy company then manufacturing coaches for the Indian Railways. It now wants to export these coaches to other countries and decide to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decided to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves use flotation cost. To meet the expenses of flotation cost, the company decide to tap the money market. टैप मतलब यूज करना। हाँ भाई, अच्छा. हाँ, पहली बात क्या हो रहा है, ये जो मिशन कोच लिमिटेड कंपनी अच्छी खासी क्रेडिट वर्दी कंपनी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, मतलब क्रेडिट वर्दी का मतलब अगर लोन वोन लेती है ना तो बहुत आसानी से वापस कर देती है, इसका ये ट्रैक रहा, हिस्ट्री रही कंपनी, है ना। तो जो कंपनी है अच्छी खासी लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, दैट मैन्युफैक्चरिंग कोचेस बनाती है इंडियन रेलवेज के लिए, जो कोच होते हैं डिब्बे होते हैं रेल के, है ना। आज वो चाहती है अपना बिजनेस एक्सपेंड करे अदर कंट्रीज में,
तो उसके लिए उसको हाईटेक मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए वो कहेगी। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट लार्ज है तो कंपनी को क्या इशू करने पड़े, कंपनी सोच रही है भाई इसको हम फाइनेंस करते हैं मार्केट में, क्या इशू करके इक्विटी शेयर्स इशू करके, है ना, तो कंपनी का कैपिटल आ जाएगी। बट हमें पता है जो कैपिटल हम रेज करते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू, उसमें एक खर्चा आता है, उस खर्चे का नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। सिक्योरिटीज को इशू करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना। अब फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए भी पैसा नहीं होता कभी कभार कंपनीज के पास, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए, तो पहले उन्होंने क्या सोचा कि हम मनी मार्केट में जाके फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा लेते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उससे अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करेंगे, फिर शेयर्स इशू करते हैं। ये पूरी चीज़ चल रही है। याद करके बताओ मैंने क्या बताया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके थ्रू हम, कमर्शियल पेपर। वेरी वेरी गुड। अब याद आया, मैंने उसी टाइम भी बोला था कि बेटा कॉमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑन रिपीट क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो आया हुआ CBSE 2016 में आया ऑल इंडिया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये है हमारा, हाँ भाई ये है हमारा कॉमर्शियल पेपर्स। अब मैंने ये लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी क्यों मार्क करी है, मैंने वहाँ पे क्लियरली लिखा था, अगर आप चेक करें वो कंपनी जिनकी गुड रेपुटेशन है वही इसको इशू कर सकती है मार्केट के अंदर, किसको, कॉमर्शियल पेपर्स को। ध्यान रखिए सारी कंपनीज इसको इशू नहीं कर सकती, तो वो कंपनी, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। क्या होते हैं ये, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। हाँ भाई ड्यूरेशन बताना इसकी, मेच्योरिटी डेट 3 to 12 months. अरे यार आगे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा था, याद करो याद करो याद करो। हाँ भाई, यही तो होती है 3 to 12. हाँ 3 to 12 होती है। मैंने एक और ऑप्शन भी करेक्ट, तो मैंने गलत थोड़ी बोला, मैं कह रहा हूँ कोई और ऑप्शन है आपके पास बोलने के लिए, हैं? सब वेस्ट कर दोगे आप पढ़ाया हुआ। दिखा नहीं दिखा, हाँ भैया. ये बोल रहा भाई। तो देखा मैंने इसलिए अलग से लिखवाया है क्योंकि जनरली अभी यही यूज होता है। 3 to 12 मंथ तो बुक में लिखा हुआ है, बट आप सर्च करने वाली चीज़ें अपना होमवर्क करने थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल इसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है, इसका 270 डेज, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने उसको लिखवा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर आप मेरे पास आओगे सर ये इसमें यहाँ लिखा है इसमें वहाँ लिखा है, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया था आपको पहले। ठीक है ठीक है। हाँ भैया. एक पर्पस और बता दो, इससे क्या कर सकते हो। वैसे जनरली मनी मार्केट से पैसा उठा के हम क्या मीट करते हैं अपनी, वर्क Working capital वर्किंग requirement. कैपिटल। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बस बात खत्म। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर ली, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी कर सकते हैं इससे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आओ। क्या लिखा है, नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट हैं, बताना कौन कौन से। प्राइमरी सेकेंडरी। वेरी गुड, ये लड़का अच्छा है युवराज, सारी चीजें अच्छे से पढ़ता है। नेम एंड एक्सप्लेन दी सेगमेंट, मार्केट का सेगमेंट एक्सप्लेन करना है, कौन सा मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, जो कंपनी ने अप्रोच करा है। अभी देखेंगे ऊपर कौन सा अप्रोच करा है मेरे को पता नहीं, बट फिर भी जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस रीड करने हैं आपको पेपर पे। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाइड टू मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। अब लोग यहीं से बात क्लियर हो गई, अगर वो बोल रहे हैं टू मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ फ्लोटेशन कौन से मार्केट के अंदर पढ़ना, नहीं बता दो। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन,
कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। issue through prospectus, मार्केट का नाम पूछ रहा हूँ, कहाँ पढ़े हमने मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कौन से मार्केट सेगमेंट में पढ़ा capital, हमने? कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो सेगमेंट हैं, प्राइमरी मार्केट। primary में, अच्छा हाँ हाँ वैसे, हाँ भाई, अब आओ रीड करते हैं। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? इनकॉर्पोरेटेड इन 1990। राजू डेयरी लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, है ना? चलो रीड करो जीवांश। incorporated in 1990, Raju Dairy Limited is one of the leading manufacturers and marketers of dairy-based branded foods in India. In the initial years, its operation restricted only to collection and distribution of milk. But over the years, it has gained a reasonable market share by offering a diverse range of dairy-based products, including fresh milk, flavored yogurt, ice creams, buttermilk, cheese, ghee, milk powder, etc. In order to raise capital to finance its expenses, अच्छा plain Raju नहीं plain Raju Dairy Limited has decided to कहाँ approach कहाँ पहुंच गए? to कौन सा राजू है? रुको तो। डाइवर्स रेंज ऑफ डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्रेश मिल्क। Raju Dairy, हाँ ये रहा ना, हाँ ये है ना राजू डेयरी। हाँ हाँ ठीक है करो। Raju Dairy Limited has decided to approach capital market through a mix of offer for sale of rupees 4 crore shares and a public issue of rupees 2 crore shares. हाँ भाई, कोई कुछ बताना चाहेगा? ऑफर फॉर सेल कहाँ पे करते हैं? अरे ऑफर फॉर सेल कहाँ करते हैं? प्राइमरी। Primary, तो यार नहीं, नेम लिखो, ऐसे लिखो, नेम बोला, नेम लिखो, प्राइमरी मार्केट। एक्सप्लेन करो। इट इज द मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटी फर्स्ट एंड सिक्योरिटीज वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। सारी बातें लिखो जो मैंने लिखवाई हैं, ठीक है? ये करना है। उसके बाद दो मेथड्स और बताने, ठीक है? एक तो ऑफर फॉर सेल लिख रखा है, दो मेथड कोई और बता दो, EIPS बता दो, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस बता दो, ठीक है? private placement, हाँ हाँ कुछ भी बता दो। आगे चलें। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट पे आओ। चलो क्वेश्चन रीड करो। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ, चार ऑब्जेक्टिव कराए थे, चार ऑब्जेक्टिव, फंक्शन अलग थे, ऑब्जेक्टिव अलग थे सभी के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। उसके बाद सेकंड वाले में है जो हमें केस पढ़ना पड़ेगा, क्या? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, ठीक है? आओ भाई, चलो हैदर रीड करो, हैदर रीड करो। The SEBI has imposed a penalty of rupees 7,269 बस रुक जाओ, 5 crore on बस ये, अरे रुक बस एक सेकेंड। SEBI has imposed a penalty of rupees इतने करोड़। पेनल्टी वर्ड क्या लगा बताओ भाई? पेनल्टी में फंक्शंस बताना है, फंक्शन बताना है, फंक्शन बताना है भाई। हाँ भाई बताओ, कौन बताना चाहेगा? SEBI पेनल्टी लगा रही है, पेनल्टी। अरे सारे के सारे गजनी हैं यहाँ, सारे गजनी। protective, अरे भाई कैसे करें? अरे रेगुलेटरी। करेक्ट, रेगुलेटरी। कुछ पूछना जीवांश, रेगुलेटरी क्यों है? बता दो आप। अभी ऊपर बता के आया हूँ वैसे। सेबी पेनल्टी लगाए तो रेगुलेटरी है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता दिख रहा है, ठीक है? इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग वगैरह कुछ चीज़ कंट्रोल कर रहा है तो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। पेनल्टी लगा रहा है, पेनल्टी वही लगाता है जो किसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो सेबी रेगुलेटर है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। सेबी का क्योंकि फंक्शन ये रेगुलेटरी फंक्शन है। आगे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हाँ आगे समझ। हाँ नेक्स्ट पे आओ। चलो भाई क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? ठीक है, हमें पता है डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है।
करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। हु इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर हर, ऊपर पता चलेगा केस पढ़ के कौन है, बैंक है या ब्रोकर है, जो भी है। उसके बाद और क्या करना है बेटा, उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो लीगली एनफोर्सेबल है क्लेम्स को सेटल करने में बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर। अभी मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन रीड करें। सिर्फ आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बता चुका हूँ। हाँ भाई, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अरे अब तो लिख दिया। DP। हाँ ध्यान रखना, डीपी बोलते हैं। पेपर में डीपी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, डीपी का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, दे सकते हैं। जैसे कैश रिजर्व रेशियो को सीआरआर बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई रीड करो। कौन रीड करेगा, युवराज। Harsh worked as a manager in a software company. He opened a demat account with a broking house in order to trade in securities with the money he received as his first performance bonus. Since then, he has been very active in stock trading under the guidance of a stockbroker. However, when he was hospitalized for a few days this year, his wife received several calls from from the from the his फ्रॉम द stockbroker हिज, फ्रॉम हिज स्टॉक, ठीक है। for permission to transact on Harsh's behalf. She ट्रू she hold him to wait. हाँ, फिर read करो। She told him to wait till her husband has recovered. The stockbroker went ahead and executed the transactions. When Harsh got home from hospital, he discovered that the unauthorized transactions has led to a loss for him. ठीक Harsh है। complained to the broking house, but they claimed he had authorized the transactions, keeping in view the guidelines issued by the National Stock Exchange that he had read in the national newspaper, has demanded proof and threatened to file a complaint. Since the broking house had no evidence that the deals had been authorized, they made good the loss that Harsh had incurred due to the transactions. तो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है उससे तो रिलेट कुछ करता ही नहीं है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन कर रहा है। डीमेट अकाउंट क्या है, हम ऐसे बिना क्वेश्चन पढ़े बता देंगे। व्हाट इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर। ब्रोकर इज ब्रोकरिंग हाउस, जो भी ऊपर नाम दे रखा है, इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ हु इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, the one who acts as an intermediary between the investor and the depository। इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज के बीच में जो बंदा होता है दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, डीपी बोलते हैं उसको, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात और पूछिए, वो भी ऊपर वाले केस से कुछ रिलेट नहीं कर रहा, पूरा केस देख लिया मैंने, ठीक है। नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल एंड हेल्प टू सेटल द क्लेम बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। चाहे वो इन्वेस्टर हो, ब्रोकर हो, चाहे वो दो पार्टीज कोई सी भी हो, एक ऐसा कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सारे के सारे क्लेम सेटल करने में हेल्प करे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या बोलते हैं इसको भाई, लिख लेना, इसका आंसर लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। हाँ, जब तक बेटा आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे सामने वाले बंदे से, तब तक आप उसको लीगली इन्फोर्स कैसे कराओगे, है ना। तो मैंने जब आपको पीछे ट्रेडिंग प्रोसीजर बता रहा था, तो मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा जाता है जिसके अंदर ब्रोकर अपना कमीशन वगैरह सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करता है, ड्यूली साइन बाय द ब्रोकर्स। तो उसका क्या होता है, एक प्रूफ होता है कि एक ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर शेयर परचेज करने की। तो उसी के थ्रू सारे क्लेम सेटल होंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या बोलेंगे उसको हम, कॉन्ट्रैक्ट नोट। सुनो भाई, अब कुछ जिम्मेदारी आपकी। जिम्मेदारी क्या है, मैं तो यहाँ पे एक केस स्टडी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट यहाँ से मेक गुड टेक्नोलॉजीज, मैं मार्क कर दूँ इसको, मेक गुड टेक्नोलॉजीज, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से बेटा आपको केस स्टडीज करनी चाहिए। एक केस स्टडी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, बस। ठीक है भाई, तो 10 केस स्टडी आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसे ख़त्म कर दो नेक्स्ट क्लास में। मेरे को कोई डिले नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आते बस मैं प्रॉब्लम्स लूँगा आपकी, कौन सी केस स्टडी में प्रॉब्लम है उसको रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जितना रिमेनिंग टाइम होगा उसमें मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? क्योंकि आपको आइडिया तो लग गया किस किस तरीके से केस स्टडीज आ रही है, वो सब प्रैक्टिस की जरूरत है। 10 केस स्टडी होमवर्क में दी, प्लीज़ कर लेना। नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर एक केस स्टडी कराऊंगा, बट इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप प्लीज़ घर से करके लाइए। ठीक है युवराज, आपको मैंने डायरेक्टिंग की सारी क्लासेस भेज दी हैं, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है भैया। ओके चलो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में।